नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजीव कुमार शर्मा राजस्थान के नए डीजीपी का चार्ज अब संभाल चुके हैं। राजीव कुमार शर्मा राजस्थान में नए डीजीपी के रूप में कितनी चुनौतियों का सामना करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कानून व्यवस्था किसी भी राज्य का आईना होती है। और इस वक्त नई सरकार, वैसे तो 1.5 साल, अगर किसी सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है तो 1.5 साल गुजर जाने के बाद सरकार नई नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी 1.5 साल बाद राजीव कुमार शर्मा के भरोसे भजनलाल शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कानून व्यवस्था को कितना दुरुस्त कर पाएंगे। सौम्य और सरल स्वभाव के धनी राजीव कुमार शर्मा के राजस्थान पुलिस का जिम्मा संभालने के बाद राजस्थान पुलिस की कार्यशैली में क्या कुछ देखने को खास बदलाव मिलेगा, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजेंद्र भानावत जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, और आनंद वर्धन शुक्ला जी, पूर्व पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पौरुष भारद्वाज जी, राजीव कुमार शर्मा जी के बारे में जब आप डीजीपी के रूप में खबर को सुनते हैं, देखते हैं, तो क्या समझते हैं राजस्थान पुलिस में उनके आने से क्या बदलाव आएंगे, क्या असर पड़ेगा, क्या संदेश सरकार की तरफ से दिया गया है? मीना जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे नए डीजीपी श्री राजीव शर्मा जी को बधाई देना चाहूंगा। और इस मायने में उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ऐसी उम्मीद जताऊंगा कि उनके पदभार ग्रहण करने के बाद में राजस्थान की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था जो है वो वापस पटरी पर आए। ऐसी हमारी सबकी इच्छा है, हमारी सबकी कामना है। तो देखिए, आपने मुझे कहा कि उनके बनने का क्या असर होगा, तो निश्चित तौर पे वे एक अच्छे अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, दबंग अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। परंतु देखिए मीना जी, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की पिछले 1.5 साल में जो स्थिति खराब हुई, खास करके आपने देखा कि महिला अपराधों के अंदर 3 साल की बच्ची से लेकर के 60 साल तक की वृद्धा तक राजस्थान में सुरक्षित नहीं है। आम आदमी की आप बात छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी को 4 बार जान से मारने की धमकी मिली, डिप्टी सीएम को जान से मारने की धमकी मिली, स्पीकर को जान से मारने की धमकी मिली, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली। और देखिए, सबसे बड़ी बात, हम किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते तो क्या करते हैं? हम उसको अरेस्ट करते हैं और हम उसको जेल भेज देते हैं। यहाँ तो धमकियां देने वाले लोग जेल में से बैठ करके अपराध कर रहे हैं, जेल में से बैठ के धमकियां दे रहे हैं, और फिर आप उनका क्या कर लेंगे? जेल में बंद लोगों को वापस एक नया चालान पेश करेंगे, उनको वापस जेल भेज देंगे। तो मुझे लगता है कि जब तक सरकार का इकबाल जो है वो बुलंद नहीं होगा, और सरकार के द्वारा राजीव शर्मा जी को बिल्कुल फ्री हैंड नहीं दिया जाता, जिसमें जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि हमने किए ना, प्रधानमंत्री जी ने जब शुरुआती दौर में मीडिया में खबरें चल रही थी कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि भाई मैंने सेना को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया, सेना जो चाहे वो कार्रवाई करे, और उसके बाद में हमारी सेना ने वो कर दिखाया कि जो पूरे विश्व को जिसने अचंभित किया। उसी प्रकार मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि राज्य की कानून व्यवस्था के मामले में हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब को जो है, हमारे नए डीजीपी राजीव शर्मा जी को बिल्कुल फ्री हैंड देना चाहिए, और इस बात को कहना चाहिए कि कानून व्यवस्था पटरी पर लाना आपकी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था पटरी पर आती है तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय आपको दिया जाएगा, और अगर कानून व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाती, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो इसकी जिम्मेदारी भी आपकी व्यक्तिगत होगी, मैं ये बात कहना चाहूंगा। और नए डीजीपी को निश्चित तौर पे उनकी पूर्व की छवि को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल राजनीतिक हस्तक्षेप से और खास करके आपराधिक मामलों में हस्तक्षेप से बिल्कुल मुक्त करने की आवश्यकता है। पुलिस को मुक्त कंठ से, मुक्त हस्त से जो है अपने कार्य करने देने की छूट देने की आवश्यकता है। प्रदेश की स्थिति इतनी बुरी, बद से बदतर हो चुकी है। आप देखिए, जैसा कि अब अशोक गहलोत जी ने कहा था कि अपराध से अब अराजकता जैसी स्थिति जो है वो हमारे यहाँ पे पैदा हुई। नीरज के पवन जी जो है, उनको धमकी दी गई कि हम तुम्हें काट के डब्बे में बंद कर देंगे। आपने देखा कि महिला एसएचओ तक जो राजस्थान में, उसको गुंडे छेड़ देते हैं, और महिला एसएचओ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गई तो उसकी एक महिला एसएचओ की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। भिवाड़ी के अंदर जो है महिला एसपी की जासूसी उसके खुद के पुलिसकर्मी करते हुए पाए गए। और आपने देखा कि राजस्थान में अलवर में ही, जो मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के पास का जिला है अलवर, वहां पे अलकायदा की गतिविधियां जो है वो चलती रही। हमारी राजस्थान पुलिस जो है बिल्कुल आंख भर मूंदे पड़ी रही। केंद्रीय एजेंसियों ने वहां पे आके गतिविधियां डिटेक्ट करी और उन्होंने जो है मतलब उसको ट्रेस किया। तो मैं इसी बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, सरकार को जो है उनको फ्री हैंड बिल्कुल देना पड़ेगा। राजीव शर्मा जी विपक्ष मुझे को लगता है कि लगता एक है, जिम्मेदार। पौरुष भारद्वाज जी, विपक्ष को लगता है, आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है और डीजीपी को सरकार को फ्री हैंड देना चाहिए ताकि कानून व्यवस्था दुरुस्त की जा सके। जगदीश शर्मा जी, मैं जी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि विपक्ष की बात का जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता दरअसल कार्यक्रम में है नहीं। सत्तारूढ़ दल को लगता नहीं है कि इस विषय पर प्रवक्ता भेजने की जरूरत है।
या न्यूज 24 के दर्शकों के साथ न्यूज 24 के दर्शकों की तरफ से भी हम नए डीजीपी राजस्थान राजीव कुमार शर्मा को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि पौरुष भारद्वाज जी, विपक्ष, आम जनता जितनी अपेक्षाएं करती हैं या कर रही हैं इस वक्त वो उन पर खरा उतरे। लेकिन जगदीश शर्मा जी, इस वक्त जो स्थिति है, बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, तस्वीर क्या समझ में आ रही है आपको? राजीव कुमार शर्मा का चयन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्यों किया? आपने कहा कि तो सत्ताधारी दल से कोई आया नहीं है, यानी कि मैं उनकी तरफ से बोलूं। नहीं, आपकी मुस्कुराहट से मैं समझ रही थी, पर मेरा ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं था। मेरा बिल्कुल अभिप्राय नहीं है और कभी नहीं है। मेरा ये आपसे सवाल ये है कि दरअसल सरकार की आपके मुंह से निकल गया था ऐसा कि सत्ताधारी दल की तरफ से कोई आया नहीं है, इसलिए आप ही बोल लो, यानी कि नहीं सर, मेरा आपकी विनम्रता से ये निवेदन है कि नहीं ठीक। ओके, मैं तो पुराना जर्नलिस्ट होने के नाते ही बोलना चाहूंगा। सर, मैं बहुत ही विनम्रता से अपनी बात को फिर दोहरा रही हूँ। मैं हमेशा जब सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है तो इस बात को रखती हूँ कि सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता को होना चाहिए, वो क्यों नहीं है ये वो सोचें। लेकिन मैंने आपके आने से पहले ये बात बोली, वो गलत हो गई। तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ सर कि दरअसल सरकार की सोच, सत्तारूढ़ दल की, दरअसल ये तो सरकार का फैसला है। सरकार ने राजीव कुमार शर्मा का चयन दो व्यक्तियों को, जो पैनल में दो और लोग थे, संजय निर्माण और तीसरे तो संजय अग्रवाल और राजेश निर्माण, तो इनका जो चुनाव किया गया राज्य सरकार की तरफ से राजीव कुमार शर्मा का, एक तो बड़ा कारण है सीनियरिटी, और भी कोई कारण आप इसमें समझ पा रहे हैं? देखिए, वैसे तो ये ज्यादा बेटर आपको आनंद वर्धन जी और भानावत साहब बता सकते हैं। दोनों ने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लंबा काम किया है और कलेक्टर के तौर पे भानावत साहब ने जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर को भी अपने बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाई होगी। आनंद वर्धन जी ने तो खैर ये सब कुछ देखा ही है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि उनकी सीनियरिटी अपने आप में बड़ी है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन दो तीन चीजें जो मेरे ख्याल में सरकार ने सोचा होगा, एक तो वो इंटीग्रिटी के आदमी है, बहुत हाई इंटीग्रिटी उनकी मानी जाती है फोर्स में। दूसरा ये है कि डिसिप्लिन बहुत हाई लेवल का मेंटेन करते हैं। वो जो है, चाहे वो दिल्ली में रहे हो, चाहे राजस्थान में भी कहीं कहीं रहे हो, उनका डिसिप्लिन जो है वो देखने लायक होता है, मेंटेन करने लायक होता है। और वो अपने अंडर की फोर्स को भी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बाध्य करते हैं, प्रेशर करते हैं। तो ये तीन चीजें। तीसरा कि ईमानदारी के मामले में उनके ऊपर कभी कोई एक पैसे की भी उंगली नहीं उठी, किसी तरह की मदद की भी नहीं। तो वो ईमानदार अपने तौर पर पहचाने जाते हैं अपने कैडर में। तो ये चार चीजें ऐसी है। तीसरी बात ये है कि राजस्थान देखते हुए पूरा अभी, हालांकि वो पुलिस रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन अकादमी दिल्ली में डीजी के पद पर थे और वहाँ बड़ी रिसर्च वगैरह करते थे। उन्होंने एमफिल भी इसी सब्जेक्ट में किया। बारे में उनकी जो स्टडी, एकेडमिक स्टडी है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये दोनों के दोनों बहुत कम है, इसलिए भी उनको शायद चुना गया है ये। और मैं मानता हूँ कि राजस्थान में जब वो काम करना शुरू करेंगे तो यहाँ जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, सबसे पहले तो उन्हीं को देखनी चाहिए। ये ऑनलाइन गैंग का जो क्राइम है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, लंबे अरसे से बढ़ रहा है, आज से नहीं। 8 साल लगातार कंटिन्यू, जब से हमारा रेल नेटवर्क बेटर हुआ है, जब से हमारी रोड कनेक्टिविटी जो है ना बहुत फाइन हुई है, ये तब से हमारे यहाँ आस पड़ोस के जो स्टेट है, यूपी के क्रिमिनल्स आ जाते हैं, हरियाणा के क्रिमिनल्स आ जाते हैं, दिल्ली से क्रिमिनल आ जाते हैं और ये वारदात करके रातों रात चले भी जाते हैं। तो ये जो इसके क्राइम होता है, जिसके बारे में पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है, इसके बारे में इंटेलिजेंस मिलना भी बहुत मुश्किल का काम होता है, क्योंकि ये एट रैंडम होता है, अचानक कहीं
हो गया, तो पुलिस भी कैसे पता लगाएगी कोई उस तरह की चीजें। दूसरी बात है, हमारे हमारे यहाँ पर कम्युनल स्थिति धीमे धीमे बिगड़ती जा रही है, खासकर ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान में। उस कम्युनल जो चीजें हैं, उनको ठीक से हैंडल करने की सबसे बड़ी जरूरत है। उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर इसको अगर देखा जाएगा, कि कम्युनलिज्म को जो है हैंडल करना इतना महत्वपूर्ण होगा, जो शायद मैं मानता हूँ राज शर्मा जी करने में सक्षम होंगे और ये करेंगे बेहतर तरीके से। बाकी रूटीन में जो क्राइम है, जो बढ़िया फोर्स को उपयोग लेने का तरीका है, पुलिसिंग किस तरीके से होनी चाहिए, इसको डिप्लॉयमेंट कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें उनके सब्जेक्ट के विषय रहे, तो मैं मानता हूँ वो इसका प्रयोग करेंगे। जी मीना जी। बिल्कुल ठीक है। जितनी सारी बातें आपने बताई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जगदीश शर्मा जी, एक तरफ राजीव कुमार शर्मा का व्यक्तित्व जो उन्हें डीजीपी के पद तक लेकर आया और उनकी छवि जिससे राजस्थान की अपेक्षाएं उनके प्रति बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ बॉर्डर स्टेट से जिस तरह का अपराध क्राइम जो हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है राजस्थान में, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना या जिसका समाधान सही शब्द है राजीव कुमार शर्मा को करना है। अपनी पूरी पुलिसिंग में कैसे वो सुनिश्चित करेंगे, ये एक सवाल है। क्योंकि वो खुद मथुरा से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, और आनंद वर्धन शुक्ला जी भी हमारे साथ है, कैडर उनका राजस्थान है। आनंद वर्धन शुक्ला जी जब तक नजर आए वो जुड़े थे, लेकिन अभी मुझे फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हैं। राजेंद्र भानावत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जब आप राजस्थान में अहम पदों पर रहे हैं, कभी आपने उनके साथ काम किया? आनंद वर्धन जी जुड़ गए हैं तो पहले उन्हीं से लेती हूँ। आनंद वर्धन शुक्ला जी, जी कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फैसले को, राजीव कुमार शर्मा के चयन को? सबसे पहली बात तो इन्होंने बताई थी आपको कि वरिष्ठता में राजस्थान पुलिस में नंबर 1 है। पिछली बार भी आपने देखा जब साहू साहब को बनाया गया, ही वॉज द सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर। नाउ राजीव शर्मा जी इज सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर नंबर 1, 90 बैच के हैं। ये भारत सरकार में थे, वहां से इनको मांगा गया और मांग करके यहाँ लाया गया, क्योंकि वरिष्ठता को मेंटेन करना था। जब आप कह रही है 3 नाम पैनल में गए, हमेशा 3 नाम जाते हैं और आमतौर पर वरिष्ठता से ही 1 2 3 भेजा जाता है। तो अगर भजन लाल जी शर्मा की सरकार ने इनको मौका दिया तो पहली बात सीनियरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात, अब ये शर्मा साहब खुद ही कह रहे थे कि उनकी छवि ऐसी है कि क्लीन, बोल्ड और डिसीजन लेने वाले अधिकारी। तो इस तरह की क्वालिटीज अगर किसी में हैं और सरकार उनको मौका दे रही है, तो इस पर कोई प्रश्न नहीं लगना चाहिए कि उनको क्यों मौका दिया गया है। उनकी वरिष्ठता, उनके गुण। अब आपका दूसरा जो ये इशू है जिसके ऊपर आप बात कर रही हैं कि चैलेंजेस, देखिए राजस्थान में कुछ दिनों से वापस गैंग वॉर टाइप घटनाएं हुई हैं, क्रिमिनल बढ़े हैं और हीनियस क्राइम भी बढ़े हैं। तो मैं ये मान के चलूंगा कि नए डीजी साहब के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है, लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि क्राइम को कंट्रोल करना है। चाहे वो माफिया हो, तरह तरह के माफिया हो, आपने देखे पिछले दिनों आपने रेत के माफिया, खनन माफिया, कितनी तरह के थे। इसी तरह से चूरू और झुंझुनू सीकर में पहले वाली स्थिति फिर आई। तो अब नए डीजी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस तरह की गैंग वॉर को न होने दिया जाए। व्यापारियों को, लोगों को धमकाने के फोन आ रहे हैं, गंगानगर में आ रहे हैं, उदयपुर में आ रहे हैं, जगह जगह इस तरह के थ्रेटनिंग कॉल आ रहे हैं। इन थ्रेटनिंग कॉल को अच्छे से लोकेट करके और जो भी इनके पीछे हैं उनके विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाना, ताकि इस तरह की घटनाएं न घटें। हर किसी को धमकी मिल रही है, अरे तो उस धमकी को लोकेट करने के लिए हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, जीपीएस भी आ गया, ट्रैकर भी हमारे पास है। तो ट्रैक करके विद इन नो टाइम हमारा जो साइबर सेल है उस पर काम करे। तो ये सारे चैलेंजेस नए डीजी साहब के सामने रहेंगे। कुछ जयपुर की प्रॉब्लम है, कुछ महानगरों की प्रॉब्लम है, कुछ छोटे छोटे वायलेशंस जो हो रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है। इन पर सब पर नए डीजी साहब को विचार करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये मेरा इसमें सबमिशन है, मीना जी।
जी, राजेंद्र भानावत जी, कोई भी नया पुलिस का मुखिया आता है, तो उनके आने का सिर्फ एक सूचना या खबर भर नहीं होती है, उनके आने का एक संदेश भी होता है। उनके आने से बहुत बड़ा संदेश होता है। पुलिसिंग पर उसका असर भी होता है। राजीव कुमार शर्मा के डीजीपी के रूप में आने में आप पूरी राजस्थान की क्या उसका संदेश, असर, छाप समझ पा रहे, देख पा रहे हैं आने वाले दिनों में? भानावत जी, राजेंद्र भानावत जी। जी हाँ, जी हाँ। कोई प्रश्न है आपका? को बीच में नेटवर्क बड़ा कभी डिस्टर्ब मैंने आपसे ये सवाल किया था भानावत जी, राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि जब कोई भी मुखिया अपने पद पर काम को संभालता है, तो उसके साथ ही आवाज कट रही है मीना जी आपकी। खैर मैं अपनी तरफ से कुछ बता देता हूँ। आवाज तो आपकी नहीं आ रही है, लेकिन मैं जो आवाज नहीं आ रही आपकी, लेकिन जी, जी, मेरी आवाज आ रही है आपको ठीक तरह? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है ठीक है। मैं जो आपका प्रश्न तो मैं प्रश्न नहीं सुन पाया, लेकिन जो आपने अंदाजा लगा सकता हूँ क्या पूछा हुआ है, क्या कहा होगा, उसी हिसाब से मैं बता देता हूँ। एक तो देखिए, मैं बताऊं कि लोगों को अपेक्षा दो तरह की रहती है किसी भी अच्छे पुलिस अधिकारी से, पुलिस शासन से। एक तो वो निष्पक्ष हो और निडर हो, निडरता से काम करे और निष्पक्षता से काम करे। एक तो ये बहुत किसी भी पुलिस अधिकारी में इसकी बहुत आवश्यकता है। और दूसरी बात, जो एक पहले हमारे यहाँ डीजीपी हुए थे राजस्थान में, जिन्होंने एक नारा ही बन के रह गया, वो नारा दिया था, एक वाक्य कहा था, मोटो जो पुलिस का होना चाहिए, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। ये दो बातें अगर हो जाती है किसी भी पुलिस प्रशासन में, तो उसको बहुत अच्छा महानिदेशक माना जाएगा। मैं ये बात राजीव शर्मा के बारे में इसलिए कह सकता हूँ कि ये दे सकते हैं, मेरी अपेक्षा इनसे ये है, क्योंकि मैं जब संभागीय आयुक्त जयपुर में काम कर रहा था 2005 के अंदर, तब ये राजीव शर्मा अपने एसपी नॉर्थ हुआ करते थे। सिटी वाला पार्ट ये देखते थे पुलिस ऑफिसर की तरह। तो इनका जो काम करने का जो तरीका, जो वो भी बड़ा कम्युनली सेंसिटिव एरिया था। जयपुर नॉर्थ जो था पहले, जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ था जयपुर का, आजकल वो डीसीपी कहलाते हैं, पहले उस समय एसपी कहलाते थे 2005 के अंदर। तो मैंने जो इनको नजदीकी से देखने का मौका मिला, और इनमें दोनों जो गुण होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और ये सीबीआई में रहे तो इनमें थोड़ा सा एक जो नजर होनी चाहिए, पैनी नजर होनी चाहिए अपराधों के प्रति, वो भी इनके सीबीआई में रहे। राजीव शर्मा ने शायद सीबीआई में भी काफी हद तक काम किया वहां पर। तो कुल मिलाकर के इनको एक अच्छा कॉम्बिनेशन है क्वालिटीज का, जो जयपुर में इस समय, राजस्थान में इस समय बहुत आवश्यक है। इस समय आप देखें, अखबार कोई भी उठा के देख लें किसी भी दिन का, रोज किसी न किसी, कुछ तो परिवार के अंदर की झगड़े हैं, लेकिन कुछ वैसे भी हैं। तो जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, उनके मन में डर उत्पन्न हो सकता है, या इसको एक सरल भाषा में कहें, बोलचाल की भाषा में, पुलिस का इकबाल अगर स्थापित कर सकते हैं वापस ये। क्योंकि पुलिस का इकबाल यही होता है कि एक व्यक्ति कोई अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा अगर मेरे क्या होगा अगर पकड़ा गया तो। और जो व्यक्ति एक पुलिस में जाने से डर जो पैदा होता है, पुलिस में कोई किसी के साथ कोई अपराध हुआ है, कोई पीड़ित है, कोई भी व्यक्ति, तो बिना किसी डर के पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी बात कह सके, उसको ये डर नहीं हो कि वहां दोबारा उसके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवहार होगा उसके प्रति। ये विश्वास जब बैठ जाएगा आम व्यक्ति के अंदर, और तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत आसानी होगी। और देखिए, मैं संक्षेप में बात कर सकते हैं, 3 काम होते हैं पुलिस के मोटे रूप में: वीआईपी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, और तीसरा क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अपने यहाँ दुर्भाग्य से तीनों काम एक ही पुलिस फोर्स को करने पड़ते हैं। तो उसमें कई बार अधिकांश जो पुलिस फोर्स होती है, वो कई बार सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में, वीआईपी मूवमेंट के इसके अंदर लग जाती है। तो जो काम नफरी होनी चाहिए, जो काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस करने में जितनी होनी चाहिए प्रिकॉशनरी काम, वो कई बार नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक ही बात कह सकता हूँ आखिर में, कि जो जिस विश्वास के साथ इनको लाया गया है, सीनियर मोस्ट है, जैसे आनंद जी ने कहा, सीनियर मोस्ट है, काबिलियत है, सब है, लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रजातंत्र के अंदर कितनी स्वतंत्रता इनको दी जाती है काम करने की, जिसको फ्री हैंड हम कहते हैं। अगर किसी अच्छे व्यक्ति को फ्री हैंड देंगे तो आपके लिए रिजल्ट डिलीवर कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर वो एक्सलरेटर पे पांव रख के अच्छी जगह दौड़ाना चाहता है, स्टेट को अच्छा कानून व्यवस्था बनाना चाहता है, लेकिन ब्रेक लगा दें, क्या हमारा काम करो, उसका मत करो, आदेश निर्देश मिलने शुरू हो जाए, तो वो फिर हमेशा एक
बड़े संकट की स्थिति होती है। मुझे ऐसा लगता है 35 साल का अनुभव है राजीव शर्मा को इस काम करते करते, तो इस सारी बातों को बैलेंस भी बनाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव अपने ऊपर नहीं आने देंगे। और ऐसा अगर किया उन्होंने तो अच्छे डीजीपी के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा और बाद में भी उनको याद किया जाता रहेगा, क्योंकि पब्लिक को, आम जनता को सुरक्षा, एक अच्छी वातावरण चाहिए। यहाँ अगर कुछ भी प्रगति होनी है, इन्वेस्ट राजस्थान करना है, कुछ भी करना है, वो तभी हो पाएगा। पहली आवश्यकता होता है कानून व्यवस्था बड़ी सामान्य हो, व्यक्ति को डर न हो, रात को भी दिन में भी, महिलाएं हो चाहे बच्चे हो, कहीं चले जाएं किसी प्रकार को डर न हो, वो कर सकें। और कहीं कुछ अपराध हो जाए तो तत्काल उस अपराधी को पकड़ के सजा दिलाने के लिए काम हो, और बिना किसी डर के कोई पॉलिटिकल क्या एफिलिएशन है, ये नहीं देखे कौन नेता क्या है, किसका क्या कर, ये छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है अच्छा काम करने के लिए, लेकिन बहुत सही निडरता बात, बहुत और सही बात निष्पक्षता, है ये राजेंद्र दो भानावत गुण है जी। जो चाहिए, और दोनों इसमें है मुझे लगता है। राजेंद्र भानावत जी, जी हाँ। एक इम्पोर्टेंट बात जिसमें पूरे पैनल का जिसमें एक एक सहमति है वो ये कि आपकी आवाज कट फ्री रही है, मुझे नहीं हैंड पता मिलना नेटवर्क चाहिए। आपके यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ फ्री, प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। आवाज आपकी शायद कभी कभी पूरी नहीं मिल रही मुझे, तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं राजेंद्र जी, फ्री हैंड दिया जाए, एक बात ये है। और दूसरी बात ये कि 2 साल का कार्यकाल है, आपको डीजी बना दिया गया है, फ्री हैंड लिया जाए। आप में खुद में भी इतनी काबिलियत और शख्सियत होती है कि आप फ्री हैंड लेना भी जानते हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या राजीव कुमार शर्मा उस जनता की प्रॉब्लम्स को, परेशानियों का समाधान करने के लिए वो फ्री हैंड लेने की काबिलियत भी रखते हैं, लेने की क्षमता रखते हैं, ले पाएंगे? अब देखिए क्या कि कुछ राजनीतिक देखिए फैसले उनको, अपने तय तरीके से होते हैं अच्छा और कोई, अच्छा और ये बोल रहे हैं, ठीक है बोलिए। क्योंकि आपने देखा कि सारे फैसले डीजी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। ये मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ तो गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, और देखिए कि ये तो अमित शाह के पास रीन काम करके आ चुके हैं। ओबीसी, सबसे बड़े ओबीसी के हैं, इनका फायदा तो ओबीसी है, बाकी चीजें तो गौण हो जाती हैं। अब देखिएगा पहले वाले भी थे और ये भी थे। अभी आपके पास नफरी पूरी है नहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था के लिए चाहिए। भर्ती हो नहीं पा रही है जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पे भर्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अभी मैं ओरस जी को सुन रहा था कि क्या क्या होना चाहिए, तो उनके ज़माने में क्या क्या होता था वो तुमको पता है कि अशोक गहलोत ने अपने ही लोगों के खिलाफ किस प्रकार से डीजी के माध्यम से देशद्रोह के मामले दर्ज कराए थे और क्या क्या हुआ था, सबने देखा था। क्योंकि उनको, उनकी सरकार 99 वाली पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं थी। यहाँ तो 119 विधायकों वाली सरकार है अभी, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई, और देखो डीजी को सीधे तौर पे तो काम करने की आज़ादी तो दी जाती है। कोई ऐसा नहीं कि डीजी काम करे और वो उसको मना कर दिया जाए मत करो। एक्चुअल में एसपी की जो नियुक्तियां होती है, वो नियुक्ति राजनीतिक तौर पर अगर होती है तो डीजी को काम करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कामकाज तो एसपी स्तर पे ज़्यादा होता है। अब आपने देखा जब दबानावत जी हुआ करते थे संभागीय आयुक्त, तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी इनके पास थी। अब जयपुर की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं डिविजनल कमिश्नर के पास नहीं, अब तो सीधे पुलिस कमिश्नर के पास है। अब पुलिस कमिश्नर भी लंबे समय तक, अभी देखिए कांग्रेस के जमाने में वही थे और अभी भी ये हैं, और दूसरे लगाए गए, क्योंकि राजीव शर्मा के पास राजस्थान में रहने का अनुभव है, वो अलग अलग पदों पर काम कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का उनके पास खाका है, और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेकर के अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जैसे अभी पुलिस मुख्यालय ने सूचना दी है कि वो कुछ लेट हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने, और उनकी नियुक्ति को लेकर के बार बार कुछ हो रहा था कि भाई अमित शाह छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सोमवार को मुख्यमंत्री जी ने अब उनको कहा था कि भाई हमारे को दे दीजिएगा, और निश्चित रूप से केंद्र के इच्छा के अनुरूप ये जयपुर आ रहे हैं, और जयपुर आ गए हैं और कार्यभार ग्रहण कर लिया। अच्छे अफसर हैं। और अभी तो आज मदन राठौड़ दिल्ली में जब पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि अपराध की तो हम कम कर पाने में सक्षम हो पाए। देखिएगा कि अपराध तो कोई भी सरकार हो घटेंगे, लेकिन उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी तो कुछ व्यवस्थाएं बदली जा सकती है। और पेपर लीक की मामला जिस प्रकार से कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था, और इस बार कांग्रेस के जमाने को छोड़ के अभी
कुछ परीक्षाएं हुई है, कोई पेपर लीक होने की स्थिति नहीं हुई है। तो एक सुखद चीज़ तो आ रही है सामने निकल के कि भाई हमने व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन साहू साहब जब तय करके गए थे और उन्होंने आरपीएससी को संभाल लिया है जाकर के, और पुलिस से तारतम्य अच्छा ठीक रहेगा तो अभी भी वो व्यवस्थाएं ठीक तरीके से चला पाएंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन करने की जरूरत है राजस्थान में। जिस प्रकार से जी बार बार कहा जा रहा है कि देखिएगा हमने नए जिले भी बना दिए, और जहाँ नए जिले बनाए थे वहाँ की स्थितियाँ कई जगह देखी, जिस तरह से लूटपाट की घटनाएं हो रही है, जयपुर में हुई या आपने देखा अरवल के में हुई जिस प्रकार से, और कुछ जगह पर और हुई, और हत्याएं जो आम सामने हो रही है उस पर रोके जाने की जरूरत है। और रात्रि गश्त जो पहले हुआ करती थी उस गश्त की प्रणाली को सुचारू रूप से तेज करना पड़ेगा। अब आपने देखा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि साइबर क्राइम में मैं भी फंसते फंसते बच गया हूँ। तो साइबर क्राइम जिस तेजी से राजस्थान में बढ़ रहा है, ये नया तरह का अपराध है। इसको रोके जाने के लिए अभी तो क्योंकि राजस्थान के पास इतने सक्षम नहीं है साधन, मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार से उनको जिले स्तर पर अधिकारियों को ट्रेन करने की जरूरत है, बाकी का है तो कुछ अपराध रुक सकते हैं। लेकिन ये बात ही आधुनिकीकरण, अब अफसरों के पास जिस प्रकार से देखिएगा कि मैं कह सकता हूँ कि रिटायर होने के बाद भी लगे रहते हैं लोग, इसलिए हमको कम से कम व्यवस्थाओं में लगाएं उनको। और जिस प्रकार से देखिएगा कि वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में लोग लगा दिए जाते हैं, और कभी वीआईपी आता है तो थाना खाली रहता है कई बार। तो इसकी व्यवस्थाओं को कैसे सुधारा जाए, और सही बात है जी, सही कहते हैं कि किस व्यवस्था के तहत हम किस प्रकार से पुलिसिंग को बदलेंगे और क्या करेंगे। एसीबी में जिस तरह घटनाक्रम बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, रोजाना कितने भी पकड़े जा रहे हैं उसके बाद भी रुक नहीं पा रहा। तो चुनौतियां तो बहुत है राजीव शर्मा के पास, लेकिन अच्छे जी अफसर होने के नाते और केंद्र का सहयोग जो मिलेगा, अगर वो दस्ती से और सही तरीके से, मुख्यमंत्री जी भी चाहेंगे कि मेरे शासन में ठीक ठाक चले, क्योंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्री का काम भी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आज वो संभालेंगे, 2 साल रहेंगे, 2 साल का इनके पास कार्यकाल भी ठीक ठाक है, जी और जी में भी ठीक है श्याम क्योंकि सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, वैसे तो सारे पैनल के लोगों ने एक सुर में इस बात को कहा कि वो एक बहुत ही सक्षम और साफ सुथरी छवि के अच्छे पुलिस ऑफिसर रहे अपने पूरे करियर में, और वरिष्ठता के आधार पर सरकार ने उन पर भरोसा किया और ये अहम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। लेकिन एक बात आपने कही बीच में, वो ओबीसी से आते हैं, ये जानकारी भ्रामक है या इसमें कुछ बहुत अलग-अलग तरह की बातें आ रही है श्याम जी? नहीं, स्पष्ट है ओबीसी है। और ओबीसी, आज तो ओबीसी का जमाना ज्यादा है, क्योंकि केंद्र में भी देखा वो कहते हैं कि हम ओबीसी को महत्व देते हैं, वो दिया है, इसमें दो राय नहीं, इसमें गलत नहीं माना जाता कि वो जी ओबीसी नहीं है। शर्मा है तो उसका मतलब ओबीसी नहीं हो सकते, ये थोड़ा सा भ्रम आप कह रहे हैं। लेकिन ये ओबीसी जी जी, जाति से आते इसीलिए हैं, निश्चित तौर पर। इसीलिए मैंने पूछा जगदीश शर्मा जी, ये बात कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मायने रखती है कि वो कौन से समाज से आते हैं? ऑडियो ऑन करिए सर। भानावत जी, मैं आपके पास आऊंगी जगदीश जी के बाद। एक पुलिस अफसर के नाते जो इस लेवल पर है पुलिस अफसर, उनके लिए समाज जो है ना, पूरा समाज ही समाज होता है। कोई खास वर्ग जो है उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता कि वो ब्राह्मण हो या ओबीसी हो या राजपूत हो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अफसर जो है वो उस रूप में देखता है दूसरे आदमी को कि वो राजस्थान का नागरिक है या बाहर का भी है, तो उस तरीके से उसको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको न्याय के अनुसार जो है कानून व्यवस्था और उसके प्रोविजंस के तहत उसको सारी सुविधा, अगर वो कोई क्राइम में फंस गया तो उसको मिलनी चाहिए वो सुविधा। इसलिए मैं नहीं मानता कि किसी समाज के होंगे तो कोई खास फर्क पड़े। जी राजेंद्र भानावत जी। देखिए, मैं ये बात कहना चाह रहा था, जगदीश जी ने कही थी वो बात जो मैं कहना चाह रहा था। एक बार व्यक्ति सरकारी नौकरी में आता है और किसी विशिष्ट सेवा में, अखिल भारतीय सेवा में आता है, उसके लिए ये तो समाज ने, नेताओं ने, हम लोगों ने भी, समाज ने बांटना शुरू कर, आते ही पहले पूछते हैं उसकी जाति क्या है, कौन सा वर्ग का है। क्यों पूछनी चाहिए भाई? ही दिन आईपीएस ऑफिसर अच्छी छवि वाले डीजीपी रहेंगे, तो वो डीजीपी हैं, यह महत्वपूर्ण है।
डीजीपी के पावर कोई कम ज्यादा नहीं होते हैं, वो किसी भी वर्ग से आता हो समाज के, उसके सारे कानून कायदे उसी तरह से लागू करने होते हैं। और वे भी हम लोग जो, मैंने भी बहुत सालों तक काम किया है नौकरी के अंदर, ये कोई मतलब नहीं रखता है ये सब लोगों ये तो क्या लोग आपको याद दिलाते हैं बार बार कि आप उस जाति के हो, उस समाज के हो, उस वर्ग के हो, लेकिन जहां तक अच्छे अधिकारियों की बात करो, सामान्यतः अधिकारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे राजनीतिज्ञ लोग या आपस में हम राजनीतिक दल बातें करते हैं तब इस तरह का करने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं जो कह रहा, दूसरी एक बात जो भी श्याम जी ने कही थी कि एसपी पे डिपेंड करता है, बात सही है, नीचे के अधिकारी कैसे हैं, लेकिन एसपी को भी, इनको राजीव जी को पता होगा कि कौन से एसपी की क्या बैकग्राउंड है, किस तरह की उसकी छवि है। तो वो पोस्टिंग जब करे एसपी की या दूसरे ऑफिसर्स की राजस्थान में, अगर मुख्यमंत्री जी का निर्णय तो होगा अंतिम और गृह मंत्री के रूप में उनका निर्णय होगा, लेकिन इनकी राय को अगर महत्व देते हुए उस तरह से पोस्टिंग करेंगे, थोड़ा बहुत ये अपने आप को एक संयम रखना पड़ेगा। इसमें तो दबाव भी आएगा उनके ऊपर विभिन्न गुट होते हैं हर जगह पर, अलग अलग ग्रुप से दबाव आएगा, लेकिन ये तभी कर पाएंगे राजीव जी ये काम अपना अच्छी तरह से, जब नेक्सस को तोड़ने की। मैं एक बात जानता हूँ कि अपराध पनपता है तभी जब कोई प्रश्रय किसी राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से ऊपर से कोई प्रश्रय किसी को मिलता है, तब जाकर के अपराध पनपता है। किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि राज्य में कोई अपराध कर ले पुलिस की जानकारी के बिना, कर ले अपराध कोई भी। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल अगर पुलिस की अपने इन्फॉर्मर्स होते हैं, पुलिस की अपना पूरी हर जगह नेटवर्क होता है इंटेलिजेंस का पूरा, बशर्ते कि उनको उनकी राय ली जाए, अपने पोस्टिंग करें, एसपी का पोस्टिंग, अच्छे राजस्थान में अच्छी छवि के अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी पोस्टिंग करें, बजाय इसके किसी एमएलए की डिजायर पर या किसी व्यक्ति विशेष की डिजायर पर करें। ये अगर कर लिया, मैं बड़ा इफ है, अगर बार बार अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ये हो गया तो अगले साल 2 साल राजस्थान के राज्य में अपराध नियंत्रण करने में और कानून व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। और अपराध कम करने के 2 तरीके काम में लेते हैं। एक तो कह दो भाई किसी को एफआईआर दर्ज करनी नहीं, थानेदारों को कह दिया कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी हमारे यहाँ पर, तो अपने आप अपराध कम दिखेंगे। वो तरीका नहीं होता है अपराध कम करने का। तो ये होता है कि अपराध हो ही नहीं, और हो तो धीरे धीरे उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होकर के उसको ठीक किया जाए। तो हमारी अपेक्षा है, देखिए सभी लोग हम देखेंगे, हम राजस्थान में रहते हैं नागरिक की तरह भी और एक पूर्व बिल्कुल अधिकारी की बिल्कुल तरह, पूर्व साथी की तरह भी, जो कि मैंने बताया आपको 1 साल तक हम लोगों ने साथ में काम किया। जब मैं डिविजनल कमिश्नर था या एसपी थे, तो मैं मेरी मेरी उनसे उनके बारे में असेसमेंट भी बहुत अच्छा है और एक्सपेक्टेशन भी इसीलिए बहुत ज्यादा होती है। जिसको आप जानते हैं व्यक्तिगत रूप से और जानते हैं कि इसमें जी काबिलियत है, करने की क्षमता है, उस क्षमता जी का उपयोग नहीं करेगा तो राज्य का दुर्भाग्य होगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है राजीव कुमार शर्मा से, जरूर सुने डीजीपी राजस्थान। पौरुष भारद्वाज जी, बहुत संक्षेप में। देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि किसी भी अधिकारी की मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस जो है उसकी जातीय आधार नहीं होनी चाहिए। उसकी जो पिछला उसका इतिहास रहा, उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए थी। हमने अनावश्यक जाति की तरफ मोड़ दिया। दूसरी बात, मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहला कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति बहुत आवश्यक है। आपको ध्यान होगा कि राजस्थान में जो खनन माफिया की जो स्थिति चल रही है, हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जो है वो पिक्चर में आई थी कि भाई इसको पूरे मामले को सॉल्व करेगी, और आखिरी में सीबीआई ने खुद ने हाईकोर्ट में जवाब में ये कहा कि साहब राजस्थान की पुलिस जो है वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रही, हमारे बस की बात नहीं है इस मामले को सुलझाने की, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बैकग्राउंड में एक जगह और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि करीब 2 साल पहले की घटना है, 1.5 साल पहले की घटना है, जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी के बांदीकुई से भी जो विधायक थे, उससे उनके एरिया में जो है वन विभाग ने एक अवैध खनन की टोली को जब्त किया था, और वो विधायक महोदय जो है मौके पर उसको छुड़ाने के लिए पहुंच गए। वन विभाग ने जब मना किया तो खुद विधायक ने उनके साथ मारापीटी करी और उसको छुड़वा दी। राज्य के इतिहास में ऐसा पहला मामला था कि किसी सरकारी विभाग को किसी विधायक के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने गए और थाने में उनका मामला दर्ज नहीं हुआ, तो उनको कोर्ट में इस्तीगा दायर करना पड़ा। मुझे लगता है राजस्थान के नहीं, पूरे देश का ये पहला मामला है कि जब किसी विभाग ने पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गया और थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, कोर्ट के मार्फत रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी। तो देखिए, जब तक राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति नहीं मिलती, तो मुझे लगता है कि जब तक कोई भी कितना ही काबिल अधिकारी हो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति दिलाना प्रथम आवश्यक है। उसके बाद ही हम किसी अधिकारी से रिजल्ट की अपेक्षा कर सकते हैं। ना बात जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में अभी शामिल होने देखिए के लिए। मीना जी बात कर जी जी श्याम जी। मीना जी, अभी उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा है कि मैं निष्पक्ष रूप से अपराधों पर नियंत्रण करना पहला फोकस होगा। आम जनता में हम अपना पुलिस को कैसे सही तरीके से बढ़ते ही साइबर क्राइम को लेकर भी उन्होंने कहा है कि मैं एक अच्छा और थाने पर अच्छा व्यवहार आम व्यक्ति को मिले, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। ये भी उन्होंने पदभार जी संभालने के बाद बोला है। बिल्कुल, प्रेस से बात करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा है, उम्मीद करते हैं कि
राजस्थान के डीजीपी, नए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा राजस्थान की अपेक्षाओं को पूरा करे, उम्मीदों को पूरा करे, कानून व्यवस्था को लेकर जो स्थिति इस वक्त सवालों के घेरे में है, उन सवालों को दूर करे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बात जो चर्चा में सबसे बात करने के बाद निकल कर आई वो ये कि उन्हें फ्री हैंड मिलना चाहिए। राजीव कुमार शर्मा जैसे अधिकारियों को फ्री हैंड लेना भी मेरे ख्याल से जरूर आता है। न्यूज 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज और सरकार जो कुछ जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो आप तक पहुंचाते रहें। न्यूज अपडेट्स के लिए आप न्यूज 24 देखते रहिए। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।